सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जो है सुपर केमिस्ट्री। कि दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे 21 CFR पार्ट 11, जो यूएसओटी रेगुलेशन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो हम यूज़ करते हैं। ऑडिट ट्रायल्स रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ऑडिट ट्रायल्स, ये सब वो पार्ट में कवर होता है। हम लोग 21 CFR को कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो रहता है, ऑनलाइन एक्टिविटी, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो रिकॉर्ड डेटा होता है। और जो ऑडिटर रहते हैं वो हम लोग को ऑडिटर को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ वी हैव बीन परफॉर्म, वी हैव टू शो टू देम। तो ये जो 21 CFR पार्ट 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। काफ़ी कॉमनली ये रहता है। इसके बिना हम जो भी रिकॉर्ड्स जो रहता है, ई सिग्नेचर किसका हुआ, ये रहता है, रिकॉर्ड्स जो रहता है, डेटा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा का रहता है, रूटिंग एनालिसिस जो भी करते हैं, ये पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। ये दोस्तों, अभी सबसे पहले देखेंगे 21 CFR पार्ट 11 क्यों किधर यूज़ होता है। Allow the industries to use the electronic records and signature alternatively to paper records and handwriting signature। मतलब जो हम लोग पेपर में जो रिकॉर्ड्स करते हैं, हैंड राइटिंग सिग्नेचर करते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिग्नेचर होता है ये आने के बाद। नाउ 21 CFR पार्ट 11 अप्लाइज, वो किधर किधर अप्लाई होते हैं to all the FDA regulated environments when using computers in the creation, modification, archiving, retrieval or transmission of a data और records। देखो, डेटा और रिकॉर्ड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा और रिकॉर्ड्स के लिए। ओके, टू रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय प्रेडिक्टेड रूल्स, GLP, दैट इज को हम बोल सकते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, GCP, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट इम्पैक्ट पेशेंट सेफ्टी, मतलब पेशेंट को सेफ्टी के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। टू न्यू एंड ओल्ड सिस्टम, अभी ये किधर बॉक्सेस दिया है कि 21 CFR किधर किधर यूज होता है। FDA, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। 21 CFR पार्ट 11, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जो 21 CFR हम लोग जो ये देख रहे वीडियो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 21 CFR R58, डिफरेंट जो CFR है वो किसके लिए है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं इसके लिए। अभी 21 CFR 58 जो R58 यूज़ होता है GLP के लिए। 21 CFR 210 GMP ड्रग्स जनरल। 21 CFR 211 GMP ड्रग्स फॉर फिनिश फार्मास्यूटिकल। पहले तो जनरल के लिए था, अभी फिनिश फार्मास्यूटिकल है। ना 21 CFR 312 वो किसके लिए यूज होता है, न्यू ड्रग, इन्वेंशन ऑफ न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन, GCP। ओके, 21 CFR 314 वो किसके लिए अप्लाई होता है, FDA अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, GCP। 21 CFR 6SS GMP बायोलॉजिक। 21 CFR 820 GMP डिवाइस। एंड 21 CFR किसके लिए यूज होता है, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड कॉस्मेटिक। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ 21 CFR थे, किसके लिए यूज होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है, वो हमने दिखाया है इसमें। नाउ दोस्तों, ये अल्कोआ प्लस जो नेक्स्ट टॉपिक है, डेटा इंटीग्रिटी जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि DI इशूज़ नहीं करना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। जो भी डेटा है उनको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डेटा ट्रेसेबल होना चाहिए, DI नहीं करना चाहिए। तो अल्कोआ प्लस वो डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है। तो अल्कोआ प्लस क्या होता है, अल्कोआ स्टैंड फॉर, A फॉर इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूटेबल, L स्टैंड फॉर लीजेबल, C स्टैंड फॉर कंटेम्पोरेनेंस, O स्टैंड फॉर ओरिजिनल एंड A स्टैंड फॉर एक्यूरेट। अल्कोआ वॉज देन एक्सपांड टू अल्कोआ प्लस। पहले तो ये अल्कोआ था, बाद में अल्कोआ एक्सपांड होने के बाद उसको बोले थे अल्कोआ प्लस। प्लस का क्या होता है, बाय द एडिशन ऑफ फ्यू मोर कंसेप्ट विच आर कंप्लीट। प्लस का जो होता है कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरेंस, अवेलेबल एंड ट्रेसिबिलिटी। मतलब देखो, डॉक्यूमेंट ट्रेसिबिलिटी होना चाहिए। ओके, द कंसेप्ट ऑफ अल्कोआ इंश्योरिंग दैट डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी एंड
data protection are observed and maintain Alcoa Plus has been implemented and it is used by various big bodies such as FDA and WHO. आज आप सबको पता है कि FDA और WHO ये इम्प्लीमेंट करते हैं, इधर यूज़ होना ही चाहिए और करना ही चाहिए ये लोगों को। ये FDA अपना अपना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एंड GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अल्कोआ इज ऑल अबाउट डेटा क्वालिटी। देखा, डेटा क्वालिटी आता है, डेटा क्वालिटी में हम यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, अल्कोआ प्लस प्लस समरी ऑफ अल्कोआ प्लस प्लस। ए स्टैंड फॉर एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल क्या होता है? रिकॉर्ड हु रोट इट व्हेन द साइन एंड डेट। जब एट्रीब्यूटेबल मतलब वो होता है कि जो टाइम पे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो टाइम पे वो टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए। एल स्टैंड फॉर डेटा शुड बी रीडेबल एंड आफ्टर इट्स रिकॉर्डेड। मतलब जो भी डेटा हम लोग लिखते हैं डेटा के इसमें, वो रीडेबल होना चाहिए, हम लोग को पढ़ने के लिए होना चाहिए कि क्या लिखा है डेटा में। कंटेम्परेंस रिकॉर्ड द डेटा एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी इट वॉज जनरेटेड। जो टाइम पे एक्टिविटी हम लोग करेंगे वही टाइम पे हम लोग को ऑनलाइन प्रैक्टिसेस या ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए। ओ स्टैंड फॉर ओरिजिनल। द डेटा ओरिजिनल शुड बी प्रिजर्व्ड। जो भी डेटा रहेगा वो हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए, ओरिजिनल रिकॉर्ड विथ मास्टर कॉपी और कंट्रोल कॉपी देता है, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए। एक्यूरेट डेटा रिफ्लेक्ट इट शुड बी एक्चुअल ट्रूथ फ्री फ्रॉम एरर। मतलब एक भी एरर नहीं होना चाहिए, एक भी कट साइन DI नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर। अवेलेबल फॉर द रिव्यू एट एनी टाइम enduring, making sure records exist for the entire period. Complete data in complete state to avoid recreation and manipulation. Consistent data in a sequential manner with a signed date followed by GDP. GDP क्या बोलते हैं? Good documentation practices for consistent in documentation. Traceability, easy to traceable any type of data. ओके तो ये सब अल्कोआ प्लस प्लस थे, उसका जो फुल फॉर्म और वो क्या क्या उसके लिए होता है वो सब था समरी उसका। नाउ नेक्स्ट जो रहता है, व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा में बी जनरेटेड बाय अ पेपर बेस्ड रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल ऑब्जर्वेंस और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। What is data integrity? Data integrity refers to the completeness, consistent accuracy of data. Or data integrity is a concept of मतलब क्या है, प्रोसेस दैट इंश्योर दैट एक्यूरेसी होना चाहिए, डेटा में एक एक्यूरेसी होना चाहिए, डेटा कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए डेटा ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डेटा। By following the process, organization not only ensure the integrity of the data but guaranteed they have an accurate correct data in the database। मतलब उनके पास जो डेटा रहना चाहिए वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, डेटाबेस में भी होना चाहिए। तो ये डेटा इंटीग्रिटी का जो भी ये डायग्राम है, जैसा एक्यूरेसी बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, चेक हिस्ट्रिकल बोलते हैं, ये सब इमेज में आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने पहले देखा था 21 CFR देखा था, अल्कोआ प्लस, अभी डेटा इंडेक्स। अभी ये मेन कंसिडर है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल हम कब यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल के, इसमें क्या क्यों यूज़ करते हो, इसका रीज़न क्या है। तो व्हाट इज चेंज कंट्रोल? चेंज रेफर टू एनी मॉडिफिकेशन, में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो इक्विपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स में, फैसिलिटीज़ में, यूटिलिटीज़ में, डिज़ाइन, फॉर्मुलेशन प्रोसेस, पैकेजिंग, लेबलिंग, कंप्यूटर सिस्टम, ऑल एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। तो वो टाइम पे हम लोग चेंज कंट्रोल लेके, तो SOP, क्वालिटी मैनुअल एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ चेंज कंट्रोल। अभी चेंज कंट्रोल का टैग क्या क्या टाइप्स है? सबसे पहला तो दो आता है मेन, उसमें टेम्परेरी चेंज आता है, एक परमानेंट चेंज आता है। उसके इसमें तीन फिर क्लासीफाई थे 3 कैटेगरीज में, एक माइनर रहता है, एक मॉडरेट होता है और एक मेजर होता है। कौन सा पहले क्या होता है? टेम्परेरी और परमानेंट। उसमें 3 डिवाइड होता है, एक माइनर, मॉडरेट एंड मेजर। ना टेम्परेरी चेंज कंट्रोल क्या होता है? व्हेन वी आर मेकिंग इन टेम्परेरी चेंजेस इन सम ऑपरेशन, प्रोड्यूस, manufacturing facilities, systems, etc. for the certain period of time. After that, it will be restored all the original condition. These types of changes are handled through a temporary change control.
Example, in powder processing area is not working, so in place of we are temporarily using multi-mill till pulverizers gets in working condition. Okay, so this was our temporary change. Now next, that is permanent change control. So when we are making a permanent changes करना होगा in some operations, produce, manufacturing facilities, systems, etc. for forever. These types of changes are handled through a permanent change control. Okay, तो ये permanent change control में आता है. Example, when we will upgrade system by installing an auto system in place of manually operate system, such types of changes are called as permanent change. ओके, नाउ चेंज कंट्रोल क्लासीफाई था थ्री कैटेगरीज में. कौन सा था? माइनर, मॉडरेट, मेजर. ना माइनर चेंज कंट्रोल में क्या होता है? अनलाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी. देखो SISPQ मीन्स सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. Unlikely to have an impact of quality of process, attributes of the product, does not alter the process significantly, may require minimum testing and revalidation if applicable. It has no impact on regulatory feelings. जो रेगुलेटरी में फीलिंग्स होता है ना, उसमें इम्पैक्ट नहीं होता है. इट्स इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर. तो ये था माइनर चेंज. उसके एग्जाम्पल क्या है माइनर चेंज के? जो एग्जाम्पल भी है, क्या कहते हैं? चेंज द एसओपी में चेंज कर सकते हैं. क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन, मर्जिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डिलीशन या रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन अलाइनमेंट और चेंजेस टाइपोग्राफिकल एरर करेक्शन विद सपोर्टिंग डेटा, चेंजेस इन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल विदाउट अफेक्ट इन आइडेंटिफिकेशन, change in qualification, validation, documentation due to parameter support by the validation. तो ये सब इसके एग्जाम्पल थे. मतलब एसओपी के चेंजेस हो सकता है, क्यों में डॉक्यूमेंटेशन के चेंज हो सकता है माइनर चेंज काउंटर में. ओके, अभी सेकंड था, वो था अपना मॉडरेट चेंज कंट्रोल. तो मॉडरेट चेंज कंट्रोल में क्या होता है? These changes control are usually taken for the improvements to process, products, material of the or system, may have an impact of the quality, process of attributes of the product. However, proper evaluation is necessary for the implementation. These changes may not reflect or regulatory status of the product. अभी इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? देखो, ट्रांसफर ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन, change in the source of any excipients which may be have impact to the final quality requirement of the material, change in qualification, validation, documentation due to some of the revision of guidance or harmonization practices. Okay, now major changes क्या होता है? major changes control क्या होता है? जैसे SISPQ जैसा आपने देखा था इसमें पहले ही, सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, purity, quality, required definite additional measured testing and suitable revalidation studies to justify changes. Okay, these changes are likely to have an impact and critical attributes of the process and procedure of product. मतलब जो ये चेंज का मतलब क्रिटिकल जो रहता है उसके इम्पैक्ट होता है. मेजर चेंजेस could shift the process of significantly affecting the quality of yield, stability, impurity profile, etc. may affect the regulatory of status of the product, process may affect the facility of the system. Okay, अभी इसका एग्जाम्पल भी होता है. एग्जाम्पल ऑफ मेजर चेंजेस क्या होता है? रिलैक्स इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ डिलीटिंग टेस्ट ऑफ रॉ material of drug product, change in the primary packing material, change in the test method having impact on previous validation. Okay, now जो चेंज कंट्रोल है वर्किंग ऑन ICS Q7. ICS के गाइडेंस भी होते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन उसको हम बोल सकते हैं. Q7 में सेक्शन 13 में क्या होता है? A formal change of control systems should be established to evaluate all changes that could affect the production and control of intermediate API. Written procedures should be provided with the identification, appropriate review and approval of changes in the raw materials, specification, any analytical methods of facilities, support systems, equipments, processing steps, labeling, packing materials and computer software,
any proposal for GMP relevant changes should be drafted, reviewed, and approved by the appropriate original units, review approved by quality units. When implementing approved changes, measures should be taken to be ensured that the documentation affected by the changes are revised. After the changes has been implemented, there should be evaluations, 3 batches produced और टेस्टेड अंडर द चेंजेस. तो ये ICS-Q7 में सेक्शन 30 में कवर होता है चेंज कंट्रोल केस में. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डेविएशन. डेविएशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डेविएशन क्या होता है. डेविएशन आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यूज फॉर प्रोडक्ट और प्रोसेस कंडीशन. डिपार्चर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड और प्रोसीजर. वाई डेविएशन अकर. देखो डेविएशन क्यों अकर होता है. इधर GMP मिस्टेक और एरर, परफॉर्मिंग द एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगा तो एक्टिविटी करेंगे तो रॉन्ग होगा. फेलियर टू फॉलो द SOPs, अप्रूव बैच रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन, रिप्रोसेसिंग ऑफ रीवर्क, अनअप्रूव चेंजेस. ओके, ना डेविएशन का भी ये मोनोग्राफ है. जैसे डेविएशन में क्या क्या आता है. पहला प्लान डेविएशन होता है, एक अनप्लान डेविएशन होता है. इसमें भी 3 क्लासीफाई होता है, माइनर, critical and major. Okay, deviation is just like iceberg. Visible part is near 30 but the 70 part is hidden under the. जो आइसबर्ग हमने देखा था टाइटैनिक में कि वो विजिबल हो रहा था ऊपर 30% था, पर 70% जो था वो अंडर वाटर था. वो उसको बोलते हैं डेविएशन का एग्जांपल बताया डायग्राम के थ्रू. नाउ टाइप्स ऑफ डेविएशन. What is planned deviation? Planned deviation, which be are described and pre-approved deviation from the current operational document system, covering a specified period of the time, number of batches or changes should be evaluated for product impact significance. The need of requalification or revalidation changes ultimately approved by the rejected by QA. Okay. Example. Calibration or validation is not carried out by any instrument, equipment as per the schedule due to delay for various reasons. Changes in the batch size of any product release without complete microbial results under micro release. Okay, ये था प्लान डेविएशन. नाउ व्हाट इज अनप्लान डेविएशन. तो अनप्लान डेविएशन क्या होता है. Unplanned deviation can be defined as an uncontrolled event in the form of design, system, or procedure at any stage of manufacturing, packaging, testing, holding, or in storage of drug product due to the system. Okay. Example क्या होता है इसमें. Any failure of utility, that is HVAC, any failure of parameter fluctuation in RH or temperature, means humidity or temperature में, any failure of equipment sudden breakdown. तो दिस इज अनप्लान डेविएशन. नाउ डेविएशन 3 इसमें कैटेगरीज में पार्ट डिवाइड होता है. क्या देखा था. माइनर में, क्रिटिकल में, मेजर में. तो अभी हम देखेंगे माइनर. Okay, minor deviation when the deviation does not affect any quality attribute is a critical process parameter or in equipment or instrument critical for the process or control. It will be a categorized minor deviation. Such deviation treated as such by the applicable procedure. Okay, example क्या क्या है. Skip of FO principle, inadequate trained personnel to perform cleaning activities, minute error in artwork, etc. Now, critical deviation. When the deviation affects in the quality attribute, critical process, parameters, equipment, instrument, critical process, control, which impact operation or personal environment is highly probable, including a life threat. The deviation is categorized as a critical deviation. Such deviation required immediately action, investigation and documentation as such by the approved SOP. तो हम लोगों ने एक माइनर डेविएशन भी देखा. क्रिटिकल डेविएशन में क्या क्या होता है वो भी हम देखेंगे. उसके एग्जांपल भी था. अभी एग्जांपल क्या है क्रिटिकल डेविएशन का. एक्सपायर और रिजेक्ट API कम्स कंपोनेंट यूज, मतलब जो भी एक्सपायर हो रहे और रिजेक्टेड हो रहे मटेरियल्स वो भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो उसमें क्रिटिकल डिविएशन होता है. स्टेरिलाइजेशन ऑफ एन एसेप्टिक फिलिंग प्रोसेस नॉट अवेलेबल परफॉर्म. ओके, तो ये था क्रिटिकल डिविएशन पार्ट. इसका एग्जाम्पल. नाउ मेजर डिविएशन.
Measure deviation में when the deviation affects in the quality of attribute a critical process parameters and equipment or instrument critical for process or control which then impact of for the patients is likely to the deviation is categorized by the major deviation. मेजर डेविएशन क्या होता है आपको पता है, जो इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर, तो उसको सच डेविएशन इज ऑल्सो रिक्वायर इमीडिएट एक्शन. ये लेने के बाद तो इमीडिएट एक्शन भी होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सच बाय द अप्रूव्ड एसओपी. अभी हम लोग ने देखो चेंज कर अपने टेंडर सेफा देखा, डेटा इंटीग्रिटी क्या है, अल्कोहल क्या है, डेटा इंटीग्रिटी क्या है, डेविएशन क्या है. अभी व्हाट इज इंसिडेंट्स, अभी इंसिडेंट देखेंगे. An incident is an unplanned, unexpected event which may be a result in injury, damage to the plant, equipment, machinery, material, or both in consequence. Therefore, इंसिडेंट क्या होता है, एनी अनप्लान और अनएक्सपेक्टेड, मैंने अनप्लान जैसे जब उसका नहीं अनप्लान होता है, अनएक्सपेक्टेड एनी एरर आकर हो गया उसको हम. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंसिडेंट, ईटिंग फूड इन द प्रोडक्शन एरिया. प्रोडक्शन एरिया में फूड अलाउड नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फूड किधर भी अंदर अलाउड नहीं होता है. स्पिलेज ऑफ मटेरियल इन ऑन द फ्लोर, मटेरियल जो होता है फ्लोर पे स्पिलेज वो भी अलाउड नहीं. ब्रेक डाउन इन एनी मशीन ड्यूरिंग प्रोसेस, द मिक्स अप ऑफ टू बैचेस, रॉन्ग मटेरियल एडेड इन बैच एक्सेट्रा. ओके, सो ये सब था सम इंसिडेंट का एग्जाम्पल्स. नाउ नीचे देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड डिविएशन. तो इंसिडेंट और डिविएशन क्या होता है, सबसे पहले इंसिडेंट का डेफिनेशन और डिविएशन का. इंसिडेंट एनी इवेंट दैट मे और मे नॉट इफेक्ट इन क्वालिटी बट दैट इट इज अगेंस्ट CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. डिविएशन में डिपार्चर फ्रॉम द अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन और एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड. और इंसिडेंट में ऑपरेशनल इवेंट विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेशन, GAMP. टाइप्स ऑफ डेविएशन, प्लान डेविएशन होता है, उसमें अनप्लान डेविएशन. नाउ एग्जांपल क्या, समवन इज फाउंड, इंसिडेंट में समवन इज फाउंड विदाउट ग्राउंडिंग, जो ग्राउंडिंग रहता है प्रैक्टिसेस वो विदाउट ग्राउंडिंग के साथ फाउंड हुआ होता है, वो भी इंसिडेंट होता है इन द प्रोडक्शन एरिया में. डिविएशन में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन आर नॉट फॉलो. हियर एनी इंसेक्ट इज फाउंड इन प्रोसेसिंग एरिया, इट इज नॉट अलाउड, एनी इंसेक्ट इज नॉट अलाउड. इन डिविएशन में रॉन्ग बैचेस डिटेल्स आर प्रिंटेड, मतलब बैच नंबर होगा अलग और रॉन्ग बैचेस बैच नंबर डिटेल प्रिंटेड हुआ होगा. दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर इन डिविएशन. नाउ ईटिंग फूड इन प्रोडक्शन इन एरिया नॉट एप्लीकेबल. ओके, ये नहीं चलता है. SOP और मेथड्स ऑफ टेस्टिंग नॉट फॉलो बाय ड्यूरिंग एनालिसिस, मतलब जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो मेथड्स से और SOP को फॉलो डिवेट अपन कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, नॉट अलाउड. स्पिलेज ऑफ मटेरियल ऑन फ्लोर, इंसिडेंट डेविएशन में इनएडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल टू परफॉर्म स्टेरिलिटी टेस्ट. ब्रेकडाउन इन द एनी मशीन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ग्रॉस misbehavior staff in critical aseptic process. Now mix up of two batches extra pressure differential out of established in the limits aseptic fill areas. Accident skip of FEFO principle of, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट इन रॉ मटेरियल हैंडलिंग. फायर इंसिडेंट में लाइन क्लियरेंस इज नॉट टेकन फ्रॉम QA. नाउ नेक्स्ट जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन या आउट ऑफ ट्रेंड, या OS हम लोग बोलते हैं या OT बोलते हैं. ये जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लोगों को मालूम होगा कि OS और OT होता है, तो क्या क्यों होता है, किसके लिए होता है, क्या क्या उसमें है. नाउ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट दैट फॉल आउटसाइड प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक, जो एक स्पेसिफिकेशन से रहता है मेथड ऑफ एनालिसिस, उसका जो लिमिट होता है वो लिमिट से हम आउट हो गया जो भी रिजल्ट्स, तो उसको हम OS बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन. इफ द एनालिटिकल रिजल्ट्स ऑफ बैचेस मटेरियल फॉलिंग आउटसाइड एस्टैब्लिश स्पेसिफिकेशन रेंज इज कॉल्ड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन. अभी एग्जाम्पल के साथ बताए कि अगर लिमिट है मेरा 92x110 और results are 88.5, so it comes under OS out of specification. Now out of trend,
आउट ऑफ ट्रेन क्या बोलते हैं, रिजल्ट इज नॉट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बट सो, मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में भी नहीं है पर सो सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम हिस्टोरिक डेटा। जो प्रीवियस डेटा है, जो भी प्रीवियस डेटा हम लोग देखते हैं वो डेटा के ट्रेंड में नहीं बैठ रहा है तो उसको हम लोग आउट ऑफ ट्रेंड बोलते हैं। एनी रिजल्ट दैट नॉट फॉलो द एक्सपेक्टेड ट्रेंड आइदर इन कंपेरिजन with other stability batches with respect to previous results collected during the stability study। ये ज़्यादातर स्टेबिलिटी स्टडी में होता है मोस्टली आउट ऑफ ट्रेंड। अभी एग्जांपल में देखो, स्पेसिफिकेशन लिमिट थे 90 to 110%, नॉर्मल रेंज चेंज मतलब जो प्रीवियसली डेटा था 97x 103 में आना चाहिए और रिजल्ट्स आया 91%। दिस इज नॉट इन ओएस बट इट इज ओटी बिकॉज नॉर्मल रेंज था 97 to 103 बट रिजल्ट ऑकर्ड दैट इट इज 91.5, तो इट इज आउट ऑफ ट्रेंड। ओके, नाउ आईसीएस गाइडलाइन फॉर द स्टेबिलिटी स्टडीज। स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए आईसीएस गाइडलाइन क्या होता है, Q1A R2 stability testing of new drug substances product, Q1B stability testing photo stability testing of new drug substances and product, Q1C stability testing of new dosage form, Q1D bracketing and matrixing design for stability testing of new drug substances and product, Q1E evaluation of stability data, Q1F stability data package of registration application in climatic zone 3 and 4। इंडिया जो आता है जोन 3 में आता है। ओके, तो ये था आईसीएस गाइडलाइंस जो हम लोग बोलते हैं, आईसीएस को बोलते हैं हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। ये हम लोगों ने देखा आईसीएस गाइडलाइंस में 14 गाइडलाइंस होता है। हम लोग ने आईसीएस गाइडलाइंस स्टेबिलिटी का देखा, जो Q1 जो रहता है वो स्टेबिलिटी का पार्ट का आता है, तो हम लोग स्टेबिलिटी का देखा। नाउ नीचे जो है 14 आईसीएस गाइडलाइन रहते हैं Q1 to Q14, तो Q1A to Q1F वो आता है स्टेबिलिटी में, Q2 जो आता है आइडेंटिकल वैलिडेशन, Q3A to Q3D वो आता है इम्प्रूडिस में, Q4B वो आता है फार्माकोपियस में, Q5A Q5E वो आता है क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, Q6A Q6B वो आता है स्पेसिफिकेशन में, Q7 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, Q8 आता है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q9 आता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, Q10 आता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, Q11 आता है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, Q12 आता है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, Q13 आता है कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट, एंड Q14 जो लास्ट है वो आता है एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स ADL। ओके, ना इम्पोर्टेंस फुल फॉर्म, अभी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म क्या, CFR क्या बोलते हैं हम उसको, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में बोला था मैंने, USFDA यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, MHRA मेडिकल एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, DEA ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ONDCP ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग्स कंट्रोल पॉलिसी, CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ फुल फॉर्म थे। तो दोस्तों हम इस टॉपिक में काफ़ी पॉइंट्स कवर किया है, डेविएशन का, इंसिडेंट का, अपना डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, अल्कोप क्या होता है, 21 CFR क्या होता है, आईसीएस गाइडलाइंस होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो आपको लाइक लगा तो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जो है सुपर केमिस्ट्री, और आपके फ्रेंड्स और आपके कलीग्स को भी सेंड करो ताकि उन्हें भी पता चले कि 21 CFR मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं, आईसीएस क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होता है, USFDA के, उन्हें भी आसानी से समझ में आए। ऐसे आपको अच्छे वीडियो के लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल जो है सुपर केमिस्ट्री, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।